हाय एवरीवन, मैं अश्विन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी इस संडे यानी कि 4 सितंबर को CDS 2022 का पेपर हुआ था, जिसमें इंग्लिश के हर बार के जैसे 120 क्वेश्चंस आए थे। हमने क्या किया है कि हम वो जो 120 क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे उनको हम सेक्शन वाइज जो है कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज का सेशन नंबर 2 है। पिछले सेशन में मैंने आपको प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर्स पे बेस्ड जो 10 क्वेश्चंस पेपर में आए थे उनका डिस्कशन कराया था। आज के इस सेशन में इसी पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड जो टोटल में 10 सेंटेंसेस आए थे, इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या एरर हो सकती हैं, उन्हें बताने की मैं कोशिश करूंगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला सेंटेंस है, पढ़िए इसको। ही, फिर स्पेस है, ऑप्शंस है हैव बीन, हैज बीन, इज और हैड बीन। कुछ भी करने से पहले ये तो तय हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हैव तो लगता नहीं है, इज लग सकता है, वॉज लग सकता है, डज हो सकता है, हैज हो सकता है, डिड हो सकता है, हैड भी हो सकता है, पर हैव तो नहीं होगा ना, डू तो नहीं होगा, आर तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होना है। पर ये वो आपका वेट कर रहा है सिंस मॉर्निंग, यहां से पकड़िए। कोई अगर आपका वेट कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए ही इज वेटिंग फॉर यू, ही इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन जब लिखा है कि वो सवेरे से यानी कि सुबह से आपका वेट कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। फिर आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर के जाइए ना सर। ये देखिए, ये ING फॉर्म है, ये टाइम हो गया। आपने पढ़ा होगा ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंस फॉर के साथ टाइम लिखा जाता है, तो वही लिखा गया, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को चूज करें तो ऑप्शन नंबर डी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं हो सकता? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? ये होगा तो नहीं। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रहे इस चीज को कि जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस को लिखें तो कोशिश ये करें कि उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस जनरली नहीं लिखे जाते और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप सेंटेंस को तभी लिखें जब आसपास का माहौल भी यानी इसके आगे भी कोई सेंटेंस पास्ट में दिया गया हो या आगे भी कोई सेंटेंस फ्यूचर में दिया गया हो। अगर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ हो, सिर्फ टाइम दे दिया गया हो, तो उसे जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाए। जैसे लिखा है इट इज रेनिंग, फिर लिखा है फॉर 6 आवर्स, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 6 आवर्स। हैड बीन या विल हैव बीन करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जनरली जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही जाते हैं और कहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पढ़िए सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके आगे। इफ कंडीशनल सेंटेंस टाइप से है। इफ अ टाइम मशीन यू एनीवेयर फॉर 1 डे, वेयर वुड यू गो? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर एक टाइम मशीन आपको एक दिन के लिए कहीं ले जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये इसमें पूछा गया। अगर एक टाइम मशीन आपको एक दिन के लिए कहीं ले जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए इफ यहाँ पे आया जिसकी हिंदी है यदि अथवा अगर। नियम के मुताबिक जब कंडीशनल सेंटेंस बनाया जा रहा हो या कंडीशनल वर्ड आया हो, इफ है, इन केस है, ये सब, तो इसके साथ गलती से भी फ्यूचर नहीं आना चाहिए। इफ अ टाइम मशीन विल टेक नहीं आना चाहिए, शैल टेक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये गलत है। इफ अ टाइम मशीन विल टेक यू एनीवेयर, इफ अ टाइम मशीन शैल टेक यू एनीवेयर, तो ये नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में आप नहीं ले जा सकते। आप एक पॉसिबिलिटी के साथ चलिए। यहां पर ऑप्शन नंबर ए लगाइए। कैसे? इफ अ टाइम मशीन मे टेक यू एनीवेयर, मतलब ऐसा बोला जाए
कि अगर टाइम मशीन आपको कहीं ले जाए, समझ रहे हैं? जैसे कोई क्या है कि स्टेशन जाकर अगर आपको ये पता चले अगर ट्रेन लेट हो तो आप क्या करेंगे? इफ द ट्रेन में कम लेट व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप अगर ट्रेन लेट आए तो? इफ द ट्रेन में कम लेट, जनरली तो ये होता है कि आप साफ सुथरे तरीके से कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिए। जनरली तो ऐसे होना चाहिए, इफ अ मशीन टेक्स यू एनीवेयर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो आप पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शंस दिमाग में रखिए। इफ अ मशीन मे टेक यू एनीवेयर फॉर वन डे वेयर वुड यू गो? आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3, वॉट यू प्रपोज। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है। वॉट यू प्रपोज, आप जो कुछ कह रहे हैं या आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, यू इसका सब्जेक्ट है और प्रपोज इसकी वर्ब है। इज द ऑन क्वेश्चन, इज इन क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, वेयर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सी। मैं आपको बताता हूं ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। बेसिकली आउट ऑफ द क्वेश्चन एक फ्रेज है जिसका मतलब है इम्पॉसिबल। सेंटेंस कह रहा है कि आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, आप जिस चीज का प्रस्ताव रख रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। व्हाट यू प्रपोज इज सिंपली आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। बाकी किसी ऑप्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, बेवजह इन ऑप्शंस को क्रिएट कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये इशारा करता है कि जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में फ्रेजेस को, इडियम्स को, स्ट्रक्चर्स को लर्न करें। और ये दिमाग में रखें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस में नहीं पूछी जाती, वो कई जगह पर उनकी प्रेजेंस है। टोटल में जो हम 10 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे उसमें आगे एक दो और सेंटेंसेस हैं जो इसी लॉजिक पे ही बेस्ड है। कल भी मैंने जो पहला सेशन लिया था जिसमें मैंने डिटरमाइनर्स और प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें भी एक फ्रेज आई थी, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। वहां पर एक फ्रेज ही तो थी, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, इस तरीके से फ्रेज थी। मुझे रिकॉल करने दीजिए हल्का सा। हाँ, और इसके अलावा जो है यस फ्रेज आई थी, और एक और फ्रेज आई थी नेक्स्ट टू नन करके, आप पिछले वीडियो को देखिएगा, मिलेगी आपको। खैर, तो आउट ऑफ द क्वेश्चन होगा, सिंपली इम्पॉसिबल, जो चीज फीजिबल है ही नहीं, जो चीज अनरियलिस्टिक है, जो हो ही नहीं सकती। नंबर 4 पे आइए, ये देखिए, ये जो नंबर 4 पे सेंटेंस है इसमें भी फ्रेज का ही की ही चॉइस है, इसका भी आंसर फ्रेज पे ही बेस्ड है। पढ़िए, द कैंपेन, कैंपेन का मतलब है कोई भी काम, मान लीजिए कोई चुनाव होने वाला हो तो उसका कैंपेन चल रहा हो, तो जो कैंपेन है इज इन फुल स्विंग, इज इन फुल ऑफ सर्कल्स, इज इन फुल लेंथ, इज इन फुल मोड। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। फ्रेज है सर, हाँ, इन फुल स्विंग, पूरे जोर शोर से, पूरे जोर शोर से कोई काम चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। द कैंपेन इज इन फुल स्विंग, बहुत जोर शोर से चल रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो दम लगाए हैं, एक एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो जो भूपू है वो बजता ही रह रहा है ना, रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। क्या है? द कैंपेन इज इन फुल स्विंग। आई बात समझ में? पूरे जोर शोर से, कुछ भी जो अपनी पीक पर हो, एक तरीके से पीक पर हो, उसको कहते हैं दिस इज इन फुल स्विंग। प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। जैसे नवरात्रि आने वाली हो, अब नवरात्रि के 4 दिन पहले बोला जा रहा है कि नवरात्रि की जो तैयारी है पूरे जोर शोर से चल रही है। सो प्रिपरेशंस आर इन द फुल स्विंग, ये बोलते हैं। और कोई फ्रेज ही नहीं है सर। इन फुल लेंथ का कोई मतलब नहीं, इन फुल मोड का कोई मतलब नहीं, इन फुल ऑफ सर्कल्स भी वैसे कोई फ्रेज नहीं होती, अगर होती भी होगी तो इसका मतलब तमाम सारी बाधाओं से रिलेट करेगा, बहुत घुमाने फिराने से रिलेट करेगा। तो नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है इन फुल स्विंग, जिसका मतलब होता है पूरे जोर शोर से। सोचिए सर, कितना इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस का मालूम होना।
अब देखिए, आपको हंसी आएगी जान करके कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस भी इसी थॉट पे बेस्ड है, फ्रेज पर बेस्ड है। हाँ, अब पेपर है ये, ऐसा भी नहीं कि कोई टीचर अपने मन से करा रहा है, ये पेपर का कंटेंट है। तो सोचिए कितना वेटेज मिल रहा है फ्रेजेस को पेपर में। लाइफ हैज बीन थ्रोन ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन द सिटी। शहर में जो मौसम के हालात है कि बहुत गर्मी है या बहुत ठंड है, उसके चलते जो जीवन है ना वो बिल्कुल डगमगा सा गया, लड़खड़ा सा गया है। लोगों की जो लाइफ है वो डगमगा सी गई है। लाइफ हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, थ्रोन आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का यही मतलब है जब चीजें नियंत्रण में ना बचे, अनियंत्रित हो जाए या बिगड़ सी जाए। आउट ऑफ गियर होने का यही मतलब है। आप गाड़ी को जब चलाते हैं तो गियर से ही चलाते हैं ना उसको। एक फ्रेज भी होती, गियर अप टू गेट रेडी, इस फ्रेज का मतलब भी होता है। ठीक, इफ थिंग्स आर आउट ऑफ गियर उसका मतलब है चीजें बिगड़ गई हैं, बेकार हो गई हैं। इफ थिंग्स आर आउट ऑफ गियर तो चीजें बिगड़ गई हैं, बेकार हो गई। इन द गियर, गियर कोई फ्रेज नहीं होती, अबाउट का कोई लॉजिक नहीं बनता। इन स्पिरिट्स होता है जिसका मतलब एनर्जी से होता है, कॉन्फिडेंस से हो सकता है, पॉजिटिव से हो सकता है। इन स्पिरिट्स ऊर्जा से भरा हुआ होना। तो वेदर कंडीशंस की, अब यहां ध्यान से देखिए थ्रोन लिखा हुआ है, थ्रोन से नेगेटिव बनेगा ना, फेंक दिया गया है जीवन को, तो सब बिगड़ सा गया है, सब बिगड़ सा गया है। सो लाइफ हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर, चीजें बिगड़ सी गई है। नंबर 6 देखिए, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस का, उस चैप्टर पे बेस्ड है। इसमें एक रूल होता है कि कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट में हो, कहाँ हो, पास्ट परफेक्ट में, तो जो दूसरी क्लॉज होती है उसकी वर्ब होती है वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी वुड की जगह कुड भी आ जाता है, माइट भी आ जाता है, शुड भी आ जाता है, पर ज्यादातर मौकों पर वुड ही लगता है। वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो तो। अब ध्यान से देखिए, लिखा है हैरी टोल्ड मी अबाउट द न्यूज। ये देखिए, ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई। ये देखिए हैड और ये टोल्ड, पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। सो हैरी टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड, अगर उसने मुझे इस खबर के बारे में पहले से बताया होता तो मैं केयरफुल होता और मैंने अपने पैसे को बचा लिया होता। ये ऑप्शन है। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये देखिए वुड है, ये देखिए हैव और ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये देखिए वुड है, ये देखिए हैव और ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो वुड हैव बीन केयरफुल हो जाएगा, सिंपल। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हैड ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड आई वुड हैव बीन केयरफुल, तब मैं केयरफुल हो जाता, बिल्कुल केयरफुल हो जाता। ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नंबर 7 पे आइए, ही फील्स मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा फिल इन द ब्लैंक्स ही फ्रेजेस पे ही बेस्ड है। यहां भी यही कहानी है। ही फील्स, उसे ऐसा लगता है, दैट ही हैज बीन, उसे लगता है that he has been taken for granted, ये आंसर है सर। टेकन एज ग्रांटेड होता ही नहीं सर, टेकन फॉर ईज होता ही नहीं, टेकन इन इट होता ही नहीं, कुछ नहीं होता सर। एक फ्रेज है टेकन फॉर ग्रांटेड या टेक समबडी फॉर ग्रांटेड। पैसिव में लिखिए तो बी टेकन फॉर ग्रांटेड, बी टेकन फॉर ग्रांटेड, और एक्टिव में लिखिए तो लिखिए टेक समबडी फॉर ग्रांटेड, ऐसे हो जाएगा, टेक समबडी फॉर ग्रांटेड, जिसका ये मतलब है हल्के में लेना। जैसे कि किसी को कोई चीज आसानी से मिल जाए तो होता नहीं कि लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक समबडी फॉर ग्रांटेड या बी टेकन फॉर ग्रांटेड। उसे ऐसा लगता है कि उसे सबने हल्के में ले लिया है, उसे ऐसा लगता है कि जो कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। ही फील्स दैट ही हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस का मालूम होना। नंबर 8, ही हैज द। देखिए मैं जब आंसर्स बता रहा हूं तो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर्स बता रहा हूं,
आपके सामने पेपर होता है तो आपको टाइम लगता है। साफ रीजन है, मैंने जब इसे टाइप कराया है और और आपके सामने इसे दिखाने के लिए जब मैंने इसे वीडियो में रिकॉर्ड किया तो इससे पहले मैंने एक बार सारे क्वेश्चंस को देखा है, चेक किया है ना, तो फिर मैंने ऑलरेडी एक तरीके से तैयारी करी है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो सर मेरा पर्पस ये थोड़ी ना है कहीं से कि मैं साबित करूं कि मैं कितना होशियार हूं, नहीं, ये तो कोई पर्पस ही नहीं ना, ना ये कोई हिस्सा हो सकता है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जो पेपर में पूछा गया है इंपॉर्टेंट, अच्छा जो पूछा जाता है पेपर में, मेरे पास आता है तो मैं उसे आप तक पहुंचाऊं अपने तरीके से, बस सिंपल सी बात है। नंबर 8, ये जो आपके सामने सेंटेंस है, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको छोड़ देना चाहिए पेपर में। हाँ, मैं अगर होता पेपर में तो मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अटेम्प्ट नहीं करता। अभी तक के पीछे को तो सारे अटेम्प्ट करता और संभवतः सब सही ही अटेम्प्ट करता, लेकिन ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ऑप्शन इसमें ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग का मतलब तो लाउड एंड हार्श वॉइस को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, तेज, सिल्कन और हेवी, हेवी टच ऑफ अ माइस्ट्रो नहीं होता। सिल्कन का मतलब सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, सिल्क से बना हुआ। स्ट्रॉन्ग, अब मुझे डाउट है इसमें क्या होना चाहिए, अगर हर हाल में चूज करना ही है तो फिर मैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं इसे बताना नहीं पसंद करूंगा और हम चाहेंगे कि हम सब आगे बढ़ें इस पर। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं। देखिए पेपर में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि आपको 100% अटेम्प्ट करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है 100% एक्यूरेसी के साथ। नंबर 9, एक कॉमन सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है, नाउन चैप्टर से रिलेटेड है। हाँ, पहला सवाल इसमें यह है कि जब ये वन लिखा है, वन ऑफ द लिखा है, तो आगे जर्नलिस्ट को प्लूरल होना चाहिए, पहली बात ये। हाँ, जैसे वन बॉय लिखा है, ठीक है, लेकिन तमाम लड़कों में से एक लिखा है तो उसे लिखा जाता है वन ऑफ द बॉयज, तब ऐसे लिखा जाता है वन ऑफ द बॉयज। तो जब वन ऑफ द लिखा है तो जर्नलिस्ट यानी जो भी नाउन है उसे प्लूरल होना चाहिए, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, तो गलत हो गया। अब ए और सी में क्या होगा, वेल नोन, जिसका मतलब होता है कि जिसे लोग जानते हो, जो फेमिलियर है, जो चिर परिचित है, जिसके बारे में हर कोई जानकारी रखता है, तो वो एक वेल नोन पर्सन है। वेल रिनाउंड, मैं आपको क्लियर करूंगा कि वेल रिनाउंड कोई फ्रेज नहीं है, रिनाउंड के पहले वेल नहीं लगता सर। रिनाउंड का मतलब होता है जिसकी बड़ी इज्जत हो, रिनाउंड पर्सनालिटी, इज्जतदार लोग, तो वेल रिनाउंड होता ही नहीं सर, वेल रिनाउंड नहीं होता, ठीक है। रिनाउंड जर्नलिस्ट हो सकता था लेकिन वेल रिनाउंड नहीं होता, जैसे रिटर्न बैक नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं। रिनाउंड का मतलब ही है जिसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत फेमस है, फेमिलियर है ना, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, इज्जतदार है, तो ही इज वन ऑफ द रिनाउंड जर्नलिस्ट बोलिए, है ना, रिनाउंड पर्सनालिटी ऐसे बोलते हैं। कभी किसी को आपने रिनाउंड के पहले वेल, गुड ये सारे शब्द लगाते हुए नहीं देखा होगा। वेल नोन जर्नलिस्ट सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट इन द कंट्री। नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, ये एडजेक्टिव पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, एडजेक्टिव पे। इससे पता चलता है कि आपको ढंग से चीजों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नाउन पे बेस्ड था, है ना, पीछे का ये क्वेश्चन फ्रेजेस पे था, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे था, ये फ्रेजेस पे था, ये फ्रेजेस पे था, ये फ्रेज पर था, ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे था, ये टेंस पे था, तो अलग अलग लॉजिक्स थे सबके। हाँ, तो हम कहां पर हैं, लास्ट पर है। ये द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, इज ग्रेटर देन ऑल अदर सिटी इन इंडिया। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, सिटी, सिटी के साथ ऑल कैसे आ जाएगा, सोचो। अरे ऑल अगर लिखना है तो सिटीज लिखो जा करके भाई, फिर इसे प्लूरल करो, जोड़ो, ठीक, तो ऑल वाला होना ही नहीं है सर। अब ध्यान से सुनिएगा सर, पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री, ये ग्रेटर देन लिखा है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री का नियम होता है कि जब आप कंपेयर करें तो जहां पे पॉजिटिव या कंपेरेटिव डिग्री आई हो उसके बगल में ऑल अदर
एनी अदर, ऐसी चीजें लिखें, मतलब अदर या एल्स का इस्तेमाल करें। सुन रहे हैं ना, अदर या एल्स का इस्तेमाल करें, प्रीफिक्स भी लगाएं, ऑल लगाएं, एनी लगाएं, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। एनी के साथ ये झंझट नहीं है कि सिटी प्लूरल ही होना चाहिए। एनी के केस में क्या, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी चल सकता है। जैसे आप बोले एनी तो बुक भी चल सकता है, एनी बुक्स भी चल सकता है, दोनों तरीके के नाउन चल सकते हैं एनी के साथ। ऑल अदर सिटीज होता तो हम चलाते हैं, एनी अदर सिटी चल जाएगा, और खाली एनी चलेगा नहीं, अदर जरूर चाहिए, और खाली अदर भी नहीं चलेगा। देन अदर सिटी, ये क्या होता है, ऐसे भी तो नहीं बोला जाता। तो मुंबई और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है हिंदुस्तान के किसी अन्य शहर की तुलना में। इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली आप सबने आज के सेशन को भी एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक जरूर दें। ये सीरियस 2022 का जो पेपर डिस्कशन हम कर रहे हैं उसका सेशन नंबर 2 था। आप अप्रिशिएट करेंगे तो हम अगले सेशन को भी रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। कल ही रिकॉर्ड करेंगे, अगले दिन रिकॉर्ड करेंगे, उसे भी लेकर के आएंगे। तो अपना एप्रिसिएशन देते रहिए। कैसा लगा आपको सेशन ये जरूर बताइएगा। हाँ, आपके फीडबैक की हमें बहुत ज़रूरत है, और अप्रिशिएट करिए। मेरा ऑफलाइन कोचिंग का जो एड्रेस है, आप में से जिन भी लोगों को मेरे से ऑफलाइन पढ़ने का मन है वो आलमबाग लखनऊ में मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मेरे से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको यहाँ आना होगा, ऑनलाइन पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद ही जो मेरा पेड कोर्स है, जो कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का, वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।